Unacademy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पटवारी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में एक और साक्षात्कार आपके बीच लेकर उपलब्ध हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल माहौल बना हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा बहुत समय बाद आई है और अब कुछ ना कुछ प्रश्न आपके दिमाग में निरंतर आते रहते हैं। कम समय में तैयारी कैसी होगी, क्या सिलेबस को कवर करेंगे, जॉब कैसा है, क्या चुनौतियां हैं, क्या मैं फॉर्म भरना चाहिए नहीं चाहिए, वेतनमान और बहुत सारे पहलुओं से जुड़े आपका सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच आदरणीय मोहम्मद अनीस सर उपलब्ध हैं। आपका स्वागत है अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सर आपका थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। आपकी और आपकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का विचार आपके दिमाग में कब आया और क्या आप हमेशा से पटवारी की तैयारी करना चाहते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि मैं हमेशा से पटवारी ही तैयारी करना चाहता था। मतलब मैं उस टाइम दिल्ली में था जब पटवारी, मतलब उससे पहले एसआई की भर्ती निकली थी। तो मेरा हमेशा से मेरा सपना था कि मेरे को आर्मी में जाना था। तो आर्मी में मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, तो मेरे जो भी परिवार वाले थे उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक बार अपने जो भी राज्य है उसमें पुलिस की भर्ती में मतलब एक बार मौका है तो ट्राई कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे मतलब नई नई भर्ती निकली थी, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे क्या फॉर्म भरना पड़ता है, साइट कौन सी होती है और मतलब अप्लाई कैसे करें, क्योंकि दिल्ली में मतलब इसका क्रेज कम है। तो मैंने हर चीज़ कैसे यूट्यूब से देख देख के कैसे क्या फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या, मतलब जो भी चीज़ें उसमें आती है मैंने सब चीज़ यूट्यूब से देख के ही भरी थी। तो उसके लिए मेरे पास एक मंथ था एसआई की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ना तो मैंने कभी पहले इससे पहले हिंदी का कुछ ज़्यादा हिंदी भी नहीं पढ़ी थी। मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो मैंने हमेशा से इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी करी थी। तो उसमें मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मैंने सोचा कि अभी भी कुछ नहीं कर रहे, अच्छा देख लेते हैं कि एक महीना है, एक महीने तैयारी करके देख लेते हैं। तो उस टाइम से मेरे को थोड़ा सा दिमाग में ऐसा आया था कि एक बार मौका है तो कर लेते हैं तैयारी। जैसा आपने कहा कि एसआई की तैयारी के संदर्भ में, तो एसआई से आपने शुरू किया और फिर पटवारी की एग्जाम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पटवारी का कब विचार हमारे दिमाग में आया और पटवारी कैसे आपने स्टार्ट किया पढ़ना? मतलब मेरी तैयारी एक महीने हो गई थी, एक डेढ़ महीने मेरी एसआई की तैयारी हो गई थी। तो एसआई का मैंने एग्जाम भी दे दिया था, बट उसी के जस्ट एसआई के जस्ट बाद पटवारी की भर्ती निकली थी। तो मतलब मेरा मतलब कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा एसआई में, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और जो मेरा एग्जाम गया था वो भी मेरा बहुत अच्छा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मतलब जितना कट ऑफ था उससे 2-3 नंबर मेरे कम आए थे। तो फिर उस टाइम पे मतलब मेरी तैयारी थी एसआई की लायक, तो मेरे को 2-3 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ रहे थे, जैसे अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो, और एक सब्जेक्ट और था कोई जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो मेरे को 2 सब्जेक्ट अलग से पढ़ने, हाँ पंचायती राज। तो 2 सब्जेक्ट मेरे को अलग से पढ़ने पड़ रहे थे। वो बाकी 3 सब्जेक्ट जो मेरे थे पहले से प्रिपेयर्ड थे, तो वो कॉमन सब्जेक्ट थे। बाकी 2 के लिए मैंने तैयारी करी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लगे हाँ तो इसका भी एग्जाम दे देते हैं। ये एक बहुत अच्छा रोचक बिंदु सर ने बताया कि जैसे कि एसआई की एग्जाम में इनको एक्सपेक्टेशन थी कि काफी अच्छा कट ऑफ जाएगा और मैं उसको क्रैक कर लूंगा। वहां उन्होंने कहा कि 2-3 नंबर से मेरा एग्जाम रुक गया और सडन मेरे सामने 1-1.5 महीने बाद, कुछ समय बाद पटवारी की भर्ती परीक्षा थी। यहाँ हमने एक चीज देखी है कि बहुत सारा स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाता है जब उसका कोई प्रिपेयर एग्जाम उसे एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये नहीं निकला, और सडन 1-1.5 महीने में अगले एग्जाम की तैयारी करना, खुद को मोटिवेट करना, उस दौर में ये अचानक कैसे किया आपने? मतलब देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप मेहनती कितने, ठीक है। मतलब मेरे अंदर स्मार्टनेस नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। तो मतलब ये चीज़ अच्छी है कि जो लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं मतलब वो हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं। मतलब कम टाइम में वो ज़्यादा चीज़ें मतलब आउट परफॉर्म कर देते हैं। बट मेरे अंदर था कि एक तो मेरा सारी चीज़ें मतलब बहुत अलग जा रही थी। एक तो मेरे को हिंदी पढ़ना, मतलब जो मैंने 10th तक पढ़ी थी, और 10th तक भी हम नॉर्मल हिंदी पढ़ते हैं, बेसिक ग्रामर हमने मतलब बहुत पहले छोड़ दी होती है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि हिंदी कैसे तैयारी करूं। और हिंदी के बाद मतलब एमपी के, जो मैंने कभी आज तक मतलब एमपी के में होता क्या है मेरे को वो भी नहीं पता कि एमपी में कितने राज्य होते हैं, कितने जिले होते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बट जो भी यूट्यूब से मैंने देखा है धीरे धीरे, ना तो मेरे पास कोई बुक थी, ठीक है, मैंने पीडीएफ से मतलब तैयारी करी है यूट्यूब से, मतलब देखे कि कौन सी तैयारी, कौन सी बुक ठीक रहेगी। तो एक लूसेंट की बुक आई थी उस टाइम पे पीडीएफ। तो उस टाइम पे मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बुक ऑर्डर करूं, वो हो सकता है बुक मेरे पास 10 दिन बाद आए। तो मैंने पीडीएफ की, वो पीडीएफ जो डाउनलोड करते हैं वो रखी और अपने लैपटॉप पे मतलब उसको ही टैब में खोल कर रखता था,
उसका लूसेंट का, और उसी से ही मैंने धीरे धीरे अपने जो भी था मतलब बेसिक क्लियर करे, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उससे यूट्यूब से रेफर किया कि कैसे क्या इससे मतलब। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यूट्यूब पे एक चीज़ अच्छी होती है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ होता है, तो जो चीज़ें मेरे को कठिन लग रही होती थी वो मैं ट्रिक के माध्यम से समझता था। तो ऐसे मतलब मैंने धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे मेरे को एक महीने में मतलब कैसे क्या मतलब मेरी रणनीति क्या हो कि मैं एक महीने में चीज़ें क्रैक कर दूँ। तो ज़्यादातर तैयारी मेरी एसआई में हो रखी थी, मतलब 3 सब्जेक्ट की, बाकी मेरे को 2 सब्जेक्ट के लिए केवल तैयारी करनी थी, बाकी को मेरे को रिवीजन करना था। तो वो सब्जेक्ट जो मेरे तैयार थे उसको मैं केवल रिवाइज करता था, और जो मेरे को नए लग रहे थे उसको मैं डेली मतलब उसको नए तरीके से कैसे क्या करना है उसमें ज़्यादातर मैं चीज़ें पढ़ता था उसके लिए। तो मेरी तैयारी ऐसी रही थी। अब सर ने कहा कि एसआई के बाद 30 दिनों के अंदर जहां इनको एक तो नया विषय पंचायती राज दिखाई दे रहा है, नया विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिखाई दे रहा है, और जैसा इन्होंने बताया कि इंग्लिश बैकग्राउंड से, तो वहां हिंदी के संबंध में भी चीजों को मूल्यांकित करना है अपने आप में कि हम कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में, विद इन उतने मजबूत संसाधन नहीं जैसा कि आप लोगों के पास आज उपलब्ध है इतने 6 सालों के समय में अनुभव के साथ। तो सर ने काफी कम समय में आपको देखने के लिए मिलेगा ये पॉइंट की काफी कम समय में 30 डेज 40 डेज में ये तैयारी की, ट्रिक्स के माध्यम से इन पहलुओं को बताया। इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेता हूं कि जैसा सेक्शन डिवाइड होता है, अगर आपको ध्यान है तो आप जरूर इस पर प्रकाश डालें कि क्या आपका स्कोर कार्ड मतलब मैथ्स में 20 में से 20 थे, या रीजनिंग में किस तरीके के, क्या पक्ष मजबूत थे, क्या पक्ष थोड़े कमजोर रहे? हाँ मतलब मेरा मतलब मैथ्स में था कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा था, तो मैं मैथ्स में मतलब मैंने कुछ अलग से तैयारी नहीं करी थी मैथ्स के लिए। मैथ्स में ये था कि मैंने बस ये देख लिया था कि मेरा सिलेबस क्या है मैथ्स में, तो वो जनरल नॉर्मल वही सिलेबस होता है कि HCF नंबर सिस्टम मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से फॉर्मूले वगैरह बस देख लिए थे कि फॉर्मूले क्या होते हैं, और आप लोगों को ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना मैथ्स में कि बिल्कुल SSC लेवल की तैयारी करने लग गए, मतलब वो नहीं करना है। आपके पास समय बहुत लिमिटेड होता है, तो आपको केवल बेसिक तैयारी करनी है, बेसिक फॉर्मूले से ही मतलब व्यापम में ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल फॉर्मूले बेस नॉर्मल क्वेश्चंस लगा लेने हैं हर टॉपिक वाइज, और जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं व्यापम के केवल उसमें मतलब जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आपको व्यापम में एक पुराने जो भी पेपर है SI के हो चाहे मतलब कोई भी जो पुराने एग्जाम हो रखे हो उसके डाउनलोड करने, और आपको जो भी टॉपिक हो गया है उसका मतलब एक बार लगाते जाने हैं डेली के डेली। तो इस तरह से आपकी मैथ की तैयारी हो जाएगी। और बाकी हिंदी मेरे को लग रहा है कि हिंदी एक अच्छा मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी पे मेरे को लगता है कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि मेरी हिंदी उस टाइम पे मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, तो मेरे को हिंदी ऐसा लग रहा था कि मेरे को हिंदी ही डुबाएगा। लेकिन एट द एंड मतलब मेरे SI में भी हिंदी में टॉप मतलब मेरे सबसे बेस्ट हिंदी में ही आए थे, 70 में से मेरे 62 नंबर आए थे हिंदी में। हाँ SI में। तो हिंदी की तैयारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से करी थी। हिंदी में 2 तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। एक तो होता है कि एक तो फैक्चुअल चीजें होती है जो आपको रटनी होती हैं, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए और मुहावरे हो गए, आपको रटने वाली चीजें। ये आपको डेली बेसिस पे आपको जितने रट सकते हो कि 20-25 डेली मतलब एक आपको चार्ट बना लेना है, या तो मैं तो लैपटॉप पे स्लाइड्स खोल के रखता था कि मुहावरे मेरे को 10 पढ़ने हैं, 20 पढ़ने डेली के, पर्यायवाची शब्द इतने पढ़ने हैं। तो ये मेरा डेली कंटिन्यूशन 1 महीने में मैंने यही किया। और कुछ चीजें होती है जो समझने वाली होती है, जैसे वाक्य हो गए, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, ये चीजें समझने वाले पोर्शन होगा। तो इसमें आपको बस समझना है, अगर आपने समझ लिया और क्वेश्चंस लगा लिए पुराने तो आपका हो जाएगा। मतलब हिंदी में और कोई ज्यादा वो है नहीं। सर ने 2 विषयों का बहुत अच्छा रोचक प्रकाश डाला, और दोनों में समझता हूँ कि अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इजी भी है और कठिन भी है। जहाँ मैथ्स बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए कहीं उनको लगता है कि हिंदी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा, वहीं ज्यादातर हिंदी का स्टूडेंट जो है वो मैथ्स और इंग्लिश से घबराता है। तो यहाँ पर जैसा उन्होंने प्रकाश डाला कि रेगुलर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान दें इन पर बहुत ज्यादा लोग रोशनी नहीं डालते हैं कि स्लाइड में आप छोटे छोटे अनुलोम जो आपके विलोम और समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, इस तरीके के आप पॉइंट्स देखें एक वाक्य में क्या चीजें होती हैं, और कुछ कंसेप्चुअल जो टॉपिक है उनको आप थोड़ा सा रिसर्च करें। मैथ्स के संबंध में भी उन्होंने क्या बात बोली, समझने वाली बात है कि हम मैथ्स को उस लेवल पे पढ़ने चले जाते हैं कि जहां हम SSC या अन्य परीक्षाओं को देखें यार ये क्वेश्चन भी तो नहीं आ रहा। हमें ये समझना है कि परीक्षा की डिमांड क्या है, फॉर्मेट क्या है, कि भाई अगर वो जिस लेवल पर आपसे चाहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस लेवल पर ही आपको चीजें करना है। और सबसे अच्छा तरीका सर ने आपको आंसर में बता दिया कि भाई आप प्रीवियस ईयर का जो मूल्यांकन है वो करें, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनको देखें और उससे आप चीजों को करें। अब दूसरा आपसे एक प्रश्न हम ये पूछेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि हमारे साथ ये हुआ पढ़ाते हुए
कि रेगुलर कुछ बच्चों ने पूछा कि सर वैकेंसी आई है इतने समय बाद, सिलेबस चेंज कर दिया गया है और सिलेबस चेंज करने के बाद क्या हमको और समय मिलना चाहिए। हालांकि ऐसे बच्चों से तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि आ गई है तो कृपया करके इसको एग्जाम दे दें और परीक्षा का रिजल्ट देख लें, नहीं तो इसको नजर नहीं लगाए। लेकिन इनकी बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि काफी जल्दी एग्जाम हो रहा है, तो 15 मार्च तो अभी बहुत दूर है और महीने भर पहले अनाउंस कर दिया गया था पटवारी, लगभग 4 महीने। तो वही विद्यार्थी जो ये बोलते हैं कि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, दिक्कत है या और समय मिलना चाहिए, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब समय का अभाव तो मतलब देखा जाए तो सबके लिए एक जैसा ही है। मतलब जो भी तैयारी कर रहा है, हो सकता है कोई कुछ लोग थोड़ा पहले से तैयारी कर रहे हो और कुछ लोग अभी आए हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब समय अभी 3 महीने देखा जाए तो भरपूर समय है। मतलब पटवारी अगर कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है तो मतलब मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, अगर कोई दिल से मेहनत कर रहा है ना तो 1.5 महीने से ज्यादा की तैयारी है नहीं। मतलब कि अगर केवल तैयारी कर रहा है, मतलब 8-10 घंटे भी नहीं पढ़ना है, मतलब मुश्किल से अगर दिन का 5 घंटा भी सीरियसली पढ़ रहा है। मतलब मैं तो ऐसे ही तैयार, मतलब मेरे से कंटिन्यू तैयारी नहीं होती थी। मैं बीच में 2 घंटे तैयारी करता था, मेरे को नींद आ जाती थी, मैं सो जाता था, फिर उठता था, फिर तैयारी कर लेता था, फिर मेरे को लगता था भूख लग रही, खाना खा लेता था। मतलब मेरी तैयारी ऐसी हुई है, मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता। मतलब लगातार कि कोई 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पढ़ लेता है, मेरे से वो मैं ब्रेक ले लेके पढ़ता हूँ। तो इसमें आपका फोकस ज्यादा होता है और 3 महीने सफिशिएंट टाइम है। और रही बात सब्जेक्ट की, जैसे मैनेजमेंट, इसमें नया सब्जेक्ट जुड़ा है तो वो सबके लिए है। मतलब अगर मैं भी इस बार मान के चलो कि अगर मैं भी पहली बार एग्जाम दे रहा होता तो मेरे लिए भी मैनेजमेंट नया होता, तो वो सबके लिए। तो आपको मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी है। मतलब जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको फोकस उस पर करना है, जो हिंदी हो गया। और कुछ लोगों के लिए इंग्लिश हो सकता है कि मतलब कठिन सब्जेक्ट लगता है, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया और हिंदी हो गया, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पहले आप उस पर पकड़ बनाएं। मतलब मैंने ऐसे ही करा था, जैसे 5 सब्जेक्ट थे तो मेरा ये था कि मेरी रणनीति ये थी कि मेरे को 3, जैसे मेरे को ये पता था कि मेरे को 80 से ऊपर लेके आना पड़ेगा तब जाके मैं रेस में हूं, नहीं तो मैं रेस से बाहर हूं। तो मैंने ये सब्जेक्ट बनाया था कि जैसे कि 20 नंबर का एक पेपर हो रहा है, तो 20 में से मेरे को 18-19 नंबर ऐसे लेके आने पड़ेंगे जो मेरे स्ट्रांग है। बाकी जो मेरे वीक है, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, तो इसमें हो सकता है कि मान के चलो मैं 50% में पढ़ के जाऊं, ठीक है, 20 में से मैं 10 नंबर पढ़े हुए मेरे उसमें से आ जाएं, बाकी 10 में से मैं तुक्के मार दो तो हो सकता है 10 में से 10 गलत तो नहीं होंगे, 10 में से हो सकता है कि मेरे 3 सही हो जाए, मेरे 4 सही हो जाए, तो 20 में से मेरे 12-13 नंबर तो यहाँ स्कोर हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से तैयारी, मतलब थोड़ा स्ट्रेटजी, मतलब जैसे अच्छे से प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे तो आराम से हो जाएगा, करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सर ने कहा कि भाई ये जो समय है काफी सफिशिएंट है और बहुत अच्छी बात बोली, खासकर पीछे बेंच पे बैठने वाले लड़के जो होते हैं, जो आखिरी समय में पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम में, जिनकी आदत होती है, तो वो एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि भाई 45 दिन, जैसे मैंने हर बार ये 45 दिन मुझे याद दिलाता है, मैं प्रीलिम्स में एमपीपीएससी में बच्चों को बोलता हूँ कि आप प्रीलिम्स साल भर लगे रहते हो और 40-45 दिन से ज्यादा उसका समय नहीं है पढ़ने का। ठीक वैसे ही इन्होंने पॉइंट दर पॉइंट बात की कि 45 दिन से ज्यादा की तैयारी नहीं है ऑन एन एवरेज, अगर आप 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। लेकिन समर्पण वो 5-6 घंटे में दिखना चाहिए, वहां पर आप 5-6 घंटों में मक्कारी नहीं करें और टू द पॉइंट एनालिसिस करके पढ़े। पूछा आम और इमली पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, जैसा कि गणित के एग्जांपल से हमने समझा कि उस लेवल पे पढ़ना है जितना डिमांड है, एक्स्ट्रा हम अगर करने जाएंगे तो हमारे साथ दिक्कत। दूसरा विषय जो सर ने जिस पर फोकस भी किया कि भाई हिंदी और अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको इतना मजबूत रखो कि उस किले को कोई ढा नहीं पाए, और जो दूसरे पहलू हैं जिनमें हम कहीं तुक्कों में भी जीत सकते हैं वहां पर बैलेंस अप्रोच अपनाई जाए। सर मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पटवारी का एग्जाम क्रैक किया, आपको ये खबर लगी, आपने नेट पर चेक किया होगा अपना रिजल्ट, उस समय क्या स्थिति थी आपकी और क्या प्रतिक्रिया थी, ये मुझे थोड़ा साझा करें। सर मेरे को बिल्कुल याद है, 26 मार्च का दिन था वो, और मैं मतलब डेली उसकी व्यापम की साइट चेक करता था कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। बट व्यापम की साइट से पहले मतलब ट्विटर पे ट्वीट हो जाते थे, कुछ भी अपडेट आता था तो ट्विटर पे सबसे पहले आता था। तो मैं साइट को बाद में चेक करने लग गया, पहले ट्विटर को चेक करने लगे कि कोई ट्वीट तो नहीं आया मतलब व्यापम की तरफ से। तो हाँ, मतलब मेरे को 3 बजे के आसपास मेरे को ट्वीट दिख गया था कि आज रिजल्ट आने वाला है 6:30 बजे के आसपास। तो उस दिन मतलब मैंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, केवल लैपटॉप लेके बैठा हुआ था कि 6:30 बजे जैसे ही, मतलब जैसे ही 6:30 बजे, मैं 6 बजे से ही लैपटॉप लेके बैठ गया था कि रिजल्ट आने वाला है। तो कंटिन्यू मतलब टैब को रिफ्रेश कर रहा था कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा। जैसे ही 6:30 बजे, हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हुए हों, और
हाँ देखा कि रिजल्ट आ गया, मैंने तुरंत मतलब लॉगिन करा और अपना रोल नंबर वगैरह डाला और वो साइट खुल गई। मतलब मैंने ज्यादा कुछ देख नहीं पाया, बट इतना देखा कि मेरा 143 करके रैंक कुछ ऐसा दिखा था, मतलब कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ मेरा रैंक कुछ था उसमें से, और कुछ रैंक और उसमें कुछ था कि वेटिंग वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा था। तो क्लियर उस मतलब जस्ट उसके बाद देखा कि साइट मतलब बंद हो गई, उसके बाद खुली नहीं, वो रात के 12:30-1 बजे खुली फिर। तो मतलब मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मैं, वेटिंग भी उसमें लिखा आ रहा था, इंदौर दिख रहा था मेरे को, इंदौर है, मेरी रैंक दिख रही थी और उसमें और वेटिंग दिख रहा था। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था इंदौर में मेरी वेटिंग में आई है कि मैं मतलब क्लियर्ड हूँ। तो ये कंफ्यूजन था। तो मतलब ये पता था कि रिजल्ट आ गया है, बट ये कंफर्म नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैं टेंशन में था उस दिन, मतलब रात भर, मतलब जब तक मैंने देख नहीं लिया। तो रात के 1:30 बजे साइट खुली दोबारा, फिर मैंने मतलब उस टाइम डाउनलोड नहीं कर पाया था, तो फिर रात को 1:30 बजे उठ के जब वो साइट खुली फिर मैंने डाउनलोड किया। उस टाइम पे भी मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया था कि वेटिंग भी था, तो मेरे को मतलब था कि हो गया, बट मतलब यकीन नहीं हो पा रहा था कि मतलब मैं सीरियसली, हाँ। तो फिर उस दिन हुआ क्या कि मैं रात भर सोया नहीं, सुबह जैसे ही उठा तो एक कोई इंदौर की कोचिंग थी, तो उसकी मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ज्वाइन कर रखी थी वहां पे। तो मैंने सर को फोन लगाया कि सर मेरा रोल नंबर ये है और मेरे को कंफ्यूजन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है सर, आप बताइए अपना रोल नंबर बताइए। तो मैंने उनको रोल नंबर बताया और वहां से मैसेज आया कि सर बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है करके। तो मतलब उस टाइम में मतलब खुश था, बट मैंने घर पे नहीं बताया, मैंने घर पे एक हफ्ते बाद बताया कि मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि मेरा हो गया करके। तो जब आपने ये खबर घर में दी तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही, और आपने अगर ये बताया कि एक हफ्ते बाद मैं बता रहा हूँ, तो प्रतिक्रिया सकारात्मक होने के बाद कुछ डांट पड़ी या फिर नहीं सर, मतलब एक हफ्ते बाद बताने का कारण मेरा ये था कि मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम दे चुका था, तो कुछ ना कुछ वजह से वो या तो कभी वो कोर्ट केस चल जाता था, कभी कुछ हो जाता था, तो मतलब घर वालों को एक मतलब खुशी होती थी, बट जस्ट उसके कुछ दिन बाद मतलब वो निराश भी हो जाते थे। तो मेरा एक हफ्ते बाद मैंने इसलिए बताया कि पहले मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब मैं हो गया तो फिर मैंने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा है, मतलब मेरा हो गया है। तो घर वाले जाहिर सी बात है खुशी थे, मतलब बढ़िया खुश थे कि चलो ठीक है, मजा आ गया, लड़के का सिलेक्शन। मतलब काफी टाइम से मतलब मेरा था कि नहीं सरकारी नौकरी करनी है, मतलब इससे पहले मेरा प्राइवेट में भी हुआ था, तो मैंने एक ही दिन गया था, मैंने छोड़ दिया था, जॉब ही छोड़ दी कि नहीं प्राइवेट मेरे लिए नहीं बनी करके। क्यों ऐसा? प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में, यहीं से मैं प्रश्न को आगे लूंगा कि हमारे समाज में एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, हर चीज में सरकारी नौकरी वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राइवेट जॉब में भले ही सैलरी ज्यादा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ऐसा क्या चार्म है गवर्नमेंट जॉब का, जो आपने दोनों चीजें देखी, आप दोनों में सेलेक्ट हुए, तो क्या मैसेज देंगे इस माध्यम से? प्राइवेट में मतलब मेरा एक्सपीरियंस पहले ही दिन था, तो मेरे को हो सकता है कि वो जो मेरे कंफर्ट जोन था, मतलब कॉलेज में जैसा भी था, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकला और बिल्कुल पहले दिन में होता ना कि मतलब हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ गए थे, और वही प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा उस पर टाइम में अंडर ट्रेनिंग में था। तो मतलब मेरे को लगा कि पता नहीं यार जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा मेरे साथ कि मतलब आओ खाना खाने में जा रहा हो तो एक मेल ड्रॉप करो, ये सब करो, जाते टाइम भी इन्फॉर्म करो। तो मतलब थोड़ा सा पाबंदी जैसा मेरे को लग रहा था कि मेरे को लगा इतनी पाबंदी तो मेरे घर वालों ने भी नहीं दी, मतलब कहीं जाना हो तो ठीक है, मैं बताया नहीं बताया मैं निकल जाता था थोड़ा सा मैसेज करके, और यहाँ पे तो खाना खाने भी जा रहा है तो मेल ड्रॉप करो। तो मेरे बोला कि नहीं यार, मतलब ये नहीं हो पाएगा, मेरे जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। मतलब सर कह रहे हैं कि सरकारी जॉब करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब? दोनों जॉब का मतलब अपना अपनी जगह है। दोनों जॉब, प्राइवेट में आपको पैसा मतलब हो सकता है जल्दी ग्रोथ मिल जाए, ठीक है, कम समय में, और मतलब जो मेरे साथ के थे जो प्राइवेट में ऑलरेडी मतलब 1 साल पहले मेरे से, जब मेरा सिलेक्शन मतलब जिस दिन में 2017 में मतलब एग्जाम निकली थी और 2016 में पास आउट हूँ, ठीक है, तो जो बंदे 2016 में मेरे से पहले मतलब 2016 में सिलेक्ट हो गए थे किसी भी अच्छी कंपनी में, कोई भी वो एमएनसी हो, तो मतलब वो मेरे से ज्यादा बेटर ही अर्न कर रहे थे उस टाइम पे। और प्राइवेट में होता क्या है कि ग्रोथ ही बहुत जल्दी होती है, इंक्रीमेंट वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं, मतलब जो भी पैसे वगैरह के मामले में। और गवर्नमेंट में क्या होता है, हर चीज धीरे धीरे कंटिन्यूसली होती है। तो अच्छा, आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे, मैंने एक चीज तो देखी, एमपीपीएससी में हो चाहे व्यापम की एग्जाम्स में हो, काफी सारे एस्पिरेंट जो होते हैं उनकी बड़ी दिली इच्छा होती है कि इंदौर हमें पोस्टिंग मिले। आसान नहीं होता, सबको नौकरी करने का मौका सरकारी तंत्र में इंदौर में नहीं मिलता इजीली। जब आप इंदौर में इतने महत्वपूर्ण पद पर जॉब कर रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके का एक अलग सा फीलिंग भी आता होगा कि यार प्रदेश के अन्य क्षेत्र की तुलना में इंदौर को आप कैसा देखते हैं?
तो इसमें भी सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, वो घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं। बट मेरा ये था कि मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो मैं कभी अपने मध्य प्रदेश में ही नहीं रहा था। मैं पहली बार मैं मध्य प्रदेश में, मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हुई है। नहीं तो मैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, मतलब मैं हर जगह ट्रैवल करा हूँ पिताजी के साथ। तो मेरे को वो सिटी मेरे को अच्छी लगने लगी थी, मतलब जो भी वैसी सिटी है थोड़ा जहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरे को ये था कि नहीं यार, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो कि मेरे को हर चीज़ आसानी से हर जगह, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे पढ़ाई की फैसिलिटी हो, कुछ भी हो, तो हर चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। तो मतलब मेरा पहला ऑप्शन मेरा इंदौर था, दूसरा मेरा भोपाल था, तीसरा जबलपुर था, और चौथा पे मैंने अपना गृह जिला छतरपुर रखा था। मतलब 3 आपने बड़े शहर रख दिए मध्य प्रदेश के, और उसके बाद आप चंदेल राजवंश के पास गए, खजुराहो के मंदिर, जहां विदेशी पर्यटक आपको इंतजार कर रहे मिलते। तो सर ने बताया कि इंदौर में काफी अच्छा जो है, हम सभी जानते हैं कि इंदौर हमारा नंबर 1 है बहुत सारे मामलों में। तो आपका काफी समय हो गया सर पटवारी की जॉब में, इतने समय में क्या अब तक किस नौकरी का अनुभव रहा? अनुभव तो मतलब अच्छा ही रहा है। वो तो पहले में था कि बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति अभी भी हूँ, बट पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब पहले लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, अकेलापन मेरे को, मतलब ज़्यादातर मैं अकेले ही कुछ भी पढ़ना लिखना कुछ भी करना है ना, तो ज़्यादा मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, लोगों के बीच भी कम ही रहता था, मतलब रिजर्व नेचर था मेरा। बट इस नौकरी में आने के बाद मतलब थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज हुई है मेरी। अब ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्ट कर लेता हूँ, कैसे क्या लोगों से बात करनी है, कब कैसे क्या मतलब डील करना है, किस सिचुएशन पे, मतलब ये सारी चीजें अब मेरे को इस जॉब में आने के बाद मेरे को ये चीज हुई है। बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे दिमाग में आया कि एक जो चुनौती होती है, खास तौर पर हम देखें कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा सुपर पावर बताने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर जो रूलिंग पार्टीज होती हैं। और वहीं आपका जो सीनियर अधिकारी होता है, ब्यूरोक्रेट्स, मान लो 2 अलग तरीके की बात हो रही है। जनप्रतिनिधि कोई अलग बात रख रहा है आपसे, कह रहा है कि आपको A सब्जेक्ट करना है, और आपका जो सीनियर अधिकारी है वो आपको कह रहा है B। ऐसी गंभीर परिस्थिति से आप कैसे निपटते हैं? सर जैसे आपने बोला कि जनप्रतिनिधि कुछ बोल रहा है और अधिकारी कुछ बोल रहा है, बट हमेशा अधिकारी मतलब जनप्रतिनिधि को ये मतलब नियम का ज्ञान थोड़ा सा कम होता है, बट अधिकारी को नियम का ज्ञान ज्यादा है। ठीक है, तो अगर जनप्रतिनिधि अगर कुछ बोल रहा है कि ये काम ऐसे करना है, अगर वो नियम में नहीं आ रहा है तो हमारे अधिकारी उस चीज को फोर्स नहीं करेंगे करने के लिए। बट अगर नियम में आ रहा है, जनप्रतिनिधि कर रहा है, तो उसके लिए हमको वो चीज करनी भी पड़ेगी, वो चीज सही भी है करना। मतलब हम किसके लिए बने, हम जनता के लिए तो बने हैं। अगर जनता का कोई अगर प्रतिनिधि है, अगर वो कोई सही काम करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें हमको करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हम, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें करने के लिए। तो हम अपने अधिकारी की बात बिल्कुल मानते हैं और उसको जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करते हैं। बड़ा संतुलित उत्तर दिया, और एक व्यवहारिक पक्ष, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा होगा कि नियम के हिसाब से काम होगा, चाहे जो नियम के हिसाब से और नियम के हिसाब से पढ़ा लिखा व्यक्ति बात करेगा, अधिकांश जो डिपार्टमेंट में है जो अधिकारी है उसको जानकारी ज्यादा होगी। फिर भी मान लो कि कोई ऐसा कभी आपके संबंध में ऐसा केस आपको देखने के लिए मिला कि किसी जनप्रतिनिधि या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो आपसे थोड़ा अलग तरीके का व्यवहार किया हो, जो परेशान कर गया हो आपको आपके इस अभी तक के सफर में? नहीं देखो, परेशान तो मतलब दो जनता परेशान रहती है तो हमें भी परेशान करेगी, ठीक है, बट हमको डिसाइड करना है कि वो काम होने लायक है कि नहीं होने लायक है। मतलब लोग आपको बहुत फोर्स करेंगे, गलत काम करने के लिए भी बोलेंगे, सही काम करने के लिए तो बोलते ही है, ठीक है, उसमें तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, वो तो हम हमारा कर्तव्य है करना। बट गलत काम करने के लिए भी आपको बहुत फोर्स करेंगे, इधर उधर से फोन लगवाएंगे, ठीक है, कभी मतलब मंत्री लोगों से भी फोन लगवाते हैं, कभी विधायक से फोन लगवाएंगे, कभी मतलब सरपंच के तो डेली फोन आएंगे ही आपको कि ये चीज करनी है। बट वो आपको डिसाइड करना है कि वो चीज सही है कि नहीं। आपको अगर सही है तो आपको करना है, गलत है तो आपको बताना है कि ये चीज नियम में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। मतलब हमको थोड़ी सिचुएशन ऐसे डील करनी पड़ती है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन पटवारियों को सही साथ सैलरी नहीं दे रहा। पटवारी संघ ने ये डिमांड उठाई थी अभी बीच में, तो क्या आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब बाकी जिलों में, बाकी राज्य में देखा जाए, पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया हो, मतलब कोई चाहे यूपी ले ले हम, तो वहाँ पे पटवारी की सैलरी मतलब यहाँ की सैलरी से तो ज़्यादा ही है। और पटवारी की सैलरी मेरे को लग रहा है मध्य प्रदेश में ही सबसे कम है बाकी जिलों की। अगर ये राज्य में किए जाते हैं कि राजस्व के नाम पे बहुत सारे कार्य करा लिए जाते हैं अन्य विभागों के भी।
हाँ, क्योंकि हम लोग एसडीएम कलेक्टर के अंग है, तो जो उनके काम है वो हमारे काम है। जैसे हमको चुनाव का भी काम करना पड़ता है, मतलब कुछ भी काम होता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो निर्वाचन का काम हो, इलेक्शन का काम हो। अभी जैसे कोविड अभी अभी चल ही रहा है कोविड, और इससे पहले जो 2020 में कोविड आया था उसमें भी मतलब सबसे पहले हम लोगों को ही मतलब उस पर उतारा था कि इससे आपको निपटना है, जैसे भी जो भी मैनेजमेंट हम लोग कर सकते थे अपने ग्राउंड लेवल पे, और वो हमने पूरा मतलब अपनी जी जान लगा के करा भी था। अच्छा, आप अपनी इस जॉब से, आपने जैसा बताया कि मेरी इच्छा थी डिफेंस में जाने की, उसके बाद मैंने एसआई की एग्जाम दिया, स्टेट के अंदर चलिए गृह मंत्रालय के अंदर काम करेंगे, रक्षा ना सही तो, लेकिन उसके बाद आपको राजस्व मंत्रालय मिला, पटवारी का एक पद जो आपने सोचा भी नहीं था, और बहुत अच्छी जगह आप नौकरी कर रहे हैं। तो कैसा लगता है ये आपको कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ और मैं यहाँ पहुंचा, तो इससे आप अपने आप को कितना संतुष्ट पाते हैं? इंसान केवल मेहनत ही कर सकता है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, जो उसको मिलना होता है वही मिलता है। ठीक है, बट इंसान को हमेशा अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। ये नहीं कि ये चीज़ मिल गई है तो ठीक है बैठ जाओ करके, वैसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ये चीज़ मिल गई है तो ये आपको एक पॉजिटिव साइड लेके चलना चाहिए कि आपके पास एक जॉब है। अगर आपका कोई सपना है, बट मैं डिफेंस में आप नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एज नहीं है, वो 27 तक ही रहती है। ठीक है, बट अगर आपका कोई दूसरा सपना है जिसके लिए, मैं किसी जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं अपनी इसी डिफेंस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का टीचर बनने का सपना हो सकता है किसी का बैंकिंग में जाने का हो, किसी का रेलवे में जाने का हो, किसी का एसडीएम बनने का हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर किसी ने पटवारी की जॉब ले ली है तो उसके फिर आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकता है, उसको मतलब आराम से टाइम मिल जाता है पटवारी की जॉब में। ऐसा नहीं है, वो मतलब इतना है कि हाँ रात को आके भी पढ़ सकता है, और सुबह भी हमारा ऑफिस 11 बजे से 10 बजे से होता है, तो तब भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। अगर कोई बंदा 6-5 बजे भी उठ जाता है तो उसके पास 4-5 घंटे मॉर्निंग में भी है तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करने के हिसाब से पटवारी की जॉब ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने जो भी विचार है इस पर प्रकट कीजिएगा कि हमारे समाज में हमने एक चीज़ देखी कि अब बहुत सारे, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमारी क्लासेस में बहुत सारी विवाहित महिलाएं जो मोटिवेट होती हैं और तैयारी करने के लिए प्रेरित होती हैं, उनके साथ पारिवारिक समस्याएं तो रहती हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि कम समय में क्या मैनेज हो सकता है, किस प्रकार मैनेज हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके लिए? बिल्कुल मैनेज हो सकता है। मतलब मैंने बताया ना कि मतलब हो सकता है मैंने 45 दिन में करी हो इसकी तैयारी, बट थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया तो 45 से हो सकता है 60 दिन लगे। मतलब ज़्यादा कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं आएगा, 10-15 दिन का ही अंतर आएगा, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा जुड़े हैं। तो जैसे हाँ, मतलब नॉर्मल जो लड़कियां हैं जो विवाहित नहीं है वो उनके लिए तो मतलब आम लड़कों की ही तरह है, बट जो विवाहित हैं उनके लिए थोड़ा सा चुनौती वाला हो सकता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियां वगैरह भी निभानी होती है। तो बट वो मतलब ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, तो बट दिन के मतलब 2-3 घंटे तो मतलब निकाल सकती हैं। मतलब थोड़ा सा घर वाले अगर कॉर्पोरेट करे, पति कॉर्पोरेट करे, तो 3 घंटे तो मतलब निकल सकते हैं। तो 3 घंटे में अगर डेली के 3 घंटे दे रहे हैं, 3-4 घंटे 3 घंटे भी दे रहे हैं, तो 2 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी, अब चूंकि इंदौर में तो सभी कोई आ नहीं सकते, तो हमारे अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, उसके विषय में आप क्या जानते हैं और किस प्रकार मदद कर रहा है बच्चों के लिए? आप जरूर इसके विषय में रोशनी डालिए। अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मतलब एजुकेशन फील्ड में, मतलब जो हमेशा से मतलब जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसके सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं भी मतलब जैसे बीच में जैसे मैंने अभी आरबीआई की तैयारी करना स्टार्ट करा था, मतलब मेरा उसका थोड़ा सा क्रेज हुआ था कि ठीक है ना सही आर्मी ना ऐसा ही, तो चलो आरबीआई। मतलब एक मेरे को लगा था कि बैंकिंग में क्या है कि थोड़ा सा मेरे को मतलब कुछ भी चीज़ हो तो मेरे को टॉप की अच्छी लगती है, उसके लिए फिर मेरे को कितनी मेहनत क्यों ना लगे। तो मैं बीच में आरबीआई के लिए गया था तैयारी करने के लिए, तो फिर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब मैंने बोला नहीं यार ठीक है, नहीं मामले जम पाए, नहीं जम पाया। ओके, सर ने कहा कि तो उसकी तैयारी मैं अनअकैडमी से ही कर रहा था, आरबीआई की तैयारी। ओके, तो सर एक प्रश्न और ये पूछना था आपसे कि सीपीसीटी के संदर्भ में बच्चों में एक जो गलतफहमी भी है और क्लैरिटी नहीं होती। जैसे कि हमने एक मूवी देखी है, और मूवी कौन सी, 3 इडियट्स, उसमें पूछा जाता है कि कैंपस सिलेक्शन में मान लो कि सिलेक्शन हो गया और फाइनल रिजल्ट 1-2 नंबर से रुक गया, तो नौकरी रहेगी या जाएगी? वैसे ही क्वेश्चन है कि 3 साल में अगर सीपीसीटी हम नहीं निकाल पाए तब क्या होगा?
नहीं, ऐसा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीपीसीटी नहीं निकल पाए, क्योंकि आपको इतने अवसर मिलते हैं 3 साल में, हर 2 या 3 महीने में सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है। तो सीपीसीटी का एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप निकाल ही नहीं पाओ। अगर आप सुबह दिन में 2 बार टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, केवल इतना ही रिक्वायरमेंट है सीपीसीटी का। अगर आपने ये 15 दिन भी कर लिया है तो आपका सीपीसीटी बड़े इजीली तरीके से निकल जाएगा। और रही बात, मतलब सीपीसीटी भी केवल टाइपिंग के ऊपर बेस नहीं है, इसमें भी एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल एग्जाम भी होता है। तो कोई भी जो जनरल बुक होती है उसकी आप अगर पढ़ लेते हो, नॉर्मल बेसिक भी, अगर आपने कंप्यूटर का, अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, बट आजकल तो ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट, मतलब कोई भी हो कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर सबको आता ही है, क्योंकि उसके बिना कोई भी, मेरे को लगता नहीं कि आजकल कोई क्लास कंडक्ट होती होगी। तो अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा सा वीक हैं तो आप जनरल कोई भी बुक उठा के, चाहे लूसेंट की हो, कोई भी हो, बेसिक उसका थ्योरी पढ़ लीजिए और आपका सीपीसीटी निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास अवसर बहुत ज़्यादा है। ये 3 साल हैं आपको निकालने के लिए। और जैसा हमारे जो काफी चिंतित विद्यार्थी रहते हैं, फरहान और राजू टाइप के, तो उनका प्रश्न रहता है कि नहीं निकला तब क्या? मतलब इसके लिए मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि जैसे 3 साल हैं और एक साल में आपको कम से कम 4 या 5 मौके तो मिलते ही है। तो अगर आप 10 आप विषय पर आइए, नहीं निकला तब क्या? ये बच्चा यही पूछेगा कमेंट में, तो नहीं निकला तब क्या? नहीं निकला तो फिर तैयारी ही मत करो फिर है ना, क्योंकि मतलब क्योंकि इतना तो मेरे को लगता नहीं कि कोई, अगर हम नॉर्मल कॉलेज या स्कूल में भी होते तो इतना सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होते हैं, है ना। 4 साल की बीटेक या कोई भी इंजीनियरिंग करते तो 4 साल का होता है। और हमारे सब्जेक्ट कितने होते हैं? 45 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं। अगर 45 में अगर आपकी 5 में भी बैक आई है तो 4 साल में आप निकाल लेते कि नहीं निकाल पाते? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक ही एग्जाम निकालना है ना हमको। तो 3 साल मतलब एक बीटेक के बराबर आपके पास समय है, और बीटेक 3 साल में भी नहीं निकला, उसके बाद भी आपको 2-3 सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए मौके मिलेंगे। कितना ही कमजोर विद्यार्थी हो, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर ले, मेहनत कर ले, तो उसका अभ्यास करके एग्जाम निकल जाएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। और 3 साल बाद है, और उसके बाद अगर आप नहीं निकालने की सोचते तो 3 साल करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद की बात से देखी जाएगी फिर, है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पॉज चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि जैसे 3 साल है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि 3 साल का वेट ना करें आप। आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड है 6 महीने का, हो सकता है आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे तो 6 महीने का पीरियड था। तो आप कोशिश ये करें कि 6 महीने के अंदर ही मतलब निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं निकाल पाते तो आप जब फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और आप फील्ड वर्क स्टार्ट कर देंगे तो आपको समय कम, बहुत कम मिलेगा। मतलब ये सब और भी चीजें होंगी आपके बाकी, अगर तैयारी कर रहे हो, कुछ और कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग के समय कम मिलेगा। बट अगर आप 6 महीने अगर ट्रेनिंग के दौरान ही आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका 6 महीने के अंदर ही निकल जाएगा। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 15 दिन के अंदर निकाल लिया था। मैं कभी आज तक हिंदी टाइपिंग नहीं करी है, केवल कुछ भी करा है तो इंग्लिश में ही, हिंदी भी टाइपिंग करनी तो इंग्लिश में ही करनी है, ठीक है। अगर किसी से फेसबुक पे भी चैट या कुछ भी हम कहीं भी टाइप करते तो इंग्लिश में ही टाइप करते, वो हिंदी जाके मतलब रोमन इंग्लिश जिसको बोलते हैं, तो वो होता है। तो मैंने 15 दिन में निकाली थी। केवल मैंने क्या किया, 15 मिनट सुबह टाइप किया, 15 मिनट शाम को टाइप किया, और मैंने कुछ करा नहीं इसके अलावा। तो जब मैं 15 दिन में निकाल सकता हूँ तो आप तो 3 साल में आराम से निकाल दोगे। ओके सर, एक प्रश्न मैं आपके जॉब से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। बड़ा रोचक टाइप का प्रश्न है, अलग प्रश्न है, हालांकि बच्चों की तैयारी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जब हम पद पर हैं, आपका काम है, और जमीन को लेकर कितनी लड़ाई होती है हमारे, हम जानते हैं। मान लो कि किसी की नफ्ती कम ज्यादा कर दी और बाद में पता चला और चीजें गड़बड़ हो गई, इनकेस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसा क्या होता है? तो पहली बात तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कभी किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है। चाहे मतलब जैसे 2 पार्टियां होती हैं, किसी का भी ABCD, किसी का भी सीमांकन, कुछ भी है, तो हमको, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमको उसी के हिसाब से ही दूसरे का सीमांकन, उसको उतनी जमीन अलॉट करनी है। तो हमारी कोशिश, चाहे मेरी हो चाहे हमारे हरी साहब हो, जो भी हम सब मिलके ही करते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 99.9% हमारी तरफ से बेस्ट दें। बट अगर उसके बावजूद भी, क्योंकि हर चीज 100% सही तो होती नहीं है, बट अगर किसी को तब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील के लिए जा सकता है। तो अगर तब भी अगर कुछ चीजें आगे जाके ऐसा पता चलता है कि ये चीज सही नहीं हुई थी, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, तो वो बिल्कुल अपील लगा सकता है। हमारे अपर जो भी रहते हैं अधिकारी, उनके कोर्ट में लगा सकता है, और वो लोग रिव्यू करके अगर चीज गलत होती है तो उसको सुधार करने के लिए हमको आदेश देते हैं। ऐसा होता है। सुधार की हमेशा गुंजाइश हो सकती है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि ये प्रश्न हमने लिया कि कभी किसी को कंफ्यूजन हो, तो
मेरे ख्याल से कि व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष और परीक्षा से अंतर्गत सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। सीपीसीटी का भी मैंने क्वेश्चन ले लिया सर से और सभी मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा की। दूसरा पार्ट जो पटवारी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए थे, उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपके लिए काफी अच्छा होगा। और इसमें एक सबसे मोटिवेट करने वाली जो पॉइंट है कि एक शख्स जो पटवारी भर्ती को पहली बार देख रहा है, जिसका मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने 45 दिन की तैयारी में यूट्यूब और अपने नोट्स और पीडीएफ फॉर्मेट से अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लिया है तो आपके पास अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुशल मार्गदर्शक आपको ट्रेन कर रहे हैं और आप निश्चित ही 45 की जगह 90 दिन है आपके पास इस परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे। पॉजिटिव सोचें। और अंतिम शब्द अब सर से लेंगे इस वीडियो के लिए। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि सर आप जो भी आपने विद्यार्थियों को जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है और आप लोगों को भी सर से मतलब जो भी गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हो। और सर के चैनल पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत चार्जेस लग भी रहे हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को और अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से लगा दीजिए, मतलब बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 महीने हैं। 3 महीने आप सब कुछ भूल जाइए, मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है दूसरी चीज़ों को लेके वो सब चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि ये भर्ती मेरे को लगता है कि जो हमारी भर्ती थी 2017 उसके बाद ही मेरे को लगता है 4-5 साल बाद आई है। और अगर ये एक अपने आप को एक अवसर के हिसाब से सोचिए कि ये मेरे पास लास्ट मौका है और अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो अपनी बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं और सर की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल अपनी तैयारी बिल्कुल दिल से करिए और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपनी मंजिल को पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय अनअकैडमी परिवार को दिया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर।